गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी सभी लोग आ जाएं इसलिए 10 मिनट पहले स्टार्ट किया है मैंने। तो अभी ये पहली क्लास है तो कंप्यूटर का माइक्रोफोन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। फिर बाद में देखेंगे वेब कैमरा वगैरह यूज़ करके थोड़ा क्लैरिटी भी आएगी। और नहीं, वॉल्यूम तो बहुत सही आ रहा है सर, आपका बॉस। सही है ना? ओके। बहुत सही आ रहा है। ठीक है। तो पहले मैं सोच रहा था कि न्यूरोथेरेपी से ही शुरू की जाए, फिर बीच में ग्रुप में एक डिस्कशन आया था इसका बिटिलिगो के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर एक नोट्स तैयार करे जाएं। एक्चुअली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि न्यूरोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट दें, कैसे दें। जैसे सभी लोग थोड़े कॉपी पेन भी रख सकते हैं साथ में। अगर कई बार क्या होता है, नोट्स तो हैं अपने पास पर कई बार बात करते समय कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो अचानक ही आती हैं। नोट्स जरूरी है, अगर कोई कॉपी पेन भी रखे तो अच्छा है। बाकी नोट्स तो मैं सभी लोगों को दूंगा जो भी इस क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं। स्क्रीन शेयर हुआ क्या सभी के साथ? यस सर। 5 मिनट में क्लास शुरू करेंगे, थोड़े कुछ लोग और आ जाएं अभी।
रिव्यू कर रहा हूँ। खुलता है। अभी कोई नहीं आया। सब्जी नहीं खाई बेटा? तो सब्जी नहीं खाई। आपका हो गया? कृष्णा खा रहा है? तो फिर वही गया था, समझाया नहीं। ठीक है। अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ओके। अभी इसके बाद मैं आप सबका ऑडियो म्यूट कर दूंगा, और बाद में अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो बाद में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके। सबसे पहले हम गुरु जी को मन ही मन नमस्कार करते हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। अभी हमारे ग्रुप में न्यूरोथेरेपी एजुकेशन ग्रुप, ये जो हमने बनाया है, ये न्यूरोथेरेपी की अवेयरनेस फैलाने के लिए, और जो भी डिसीजेस हैं, नई रिसर्च है, और कुछ बीमारियां भी हैं, तो उनके ट्रीटमेंट शेयर करना, थेरेपिस्टों को जो है नॉलेज शेयर करना जो भी है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये ग्रुप हमने बनाया है। हम इस ग्रुप से आने वाले समय में और भी अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और नई नई जानकारियाँ लेके आएंगे आप सभी के सामने।
ये मेरी पहली क्लास है जूम पर, तो अगर कुछ गलती होगी तो देख लीजिएगा। और तो ग्रुप में एक 2-3 दिन पहले किसी ने डाला था कि भाई ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो का ट्रीटमेंट है क्या, अगर है तो हम कैसे ठीक करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो अलग अलग है। इसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंस तो है इसमें कि विटिलिगो क्या है कि इस बीमारी में जो है, एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के साथ साथ इसमें हार्मोनल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, जॉइंटिस या टाइफाइड, कभी बुखार हुआ हो, या लंबे समय तक एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड इस तरीके की दवाइयाँ लेने से ये विटिलिगो की प्रॉब्लम्स आती है। और ल्यूकोडर्मा क्या है कि यह बीमारी मुख्य तौर पे, जैसे कभी किसी हमको अगर कहीं चोट लग जाती है, वहाँ कट जाता है या जल जाता है, तो जल जाने के बाद, कट जाने के बाद या चोट लगने के बाद किसी किसी को उस जगह पे सफेद धब्बा या पैच बन जाता है, तो उस पैच को हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो ल्यूकोडर्मा एक अलग ही चीज हो गई और विटिलिगो एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम हो गई है। तो ल्यूकोडर्मा क्या है, जहाँ पर चोट लगेगी किसी खास पार्ट में, जैसे आपको हाथ में लग जाए, एल्बो में लग जाए, या फिर पैर में लग जाए, तो जहाँ भी चोट लगेगी वो सिर्फ उतने ही एरिया को कवर अप करेगा, वो दूसरे एरिया में नहीं फैलेगा। लेकिन विटिलिगो के साथ ऐसा नहीं है। विटिलिगो में क्या होता है, ये हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से शुरू होती है, जैसे कान से या नोज से या हाथों की उंगलियों से, किसी भी एक छोटे स्पॉट से शुरू होती है और वो धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलती जाती है। अभी हम विटिलिगो के ऊपर आते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि विटिलिगो एक स्किन की प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो है हमारी स्किन का जो नॉर्मल रंग होना चाहिए, वो नॉर्मल रंग हमारा खत्म होने लगता है और उसकी जगह पर जैसे अंडे के कवर के ऊपर जो सफेदी रहती है, उस सफेदी की तरह स्किन होने लगती है। तो विटिलिगो में क्या होता है, हमारे शरीर में एक कोशिका होती है जिसे बोलते हैं मेलेनोसाइट। वो एक सेल है मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट से एक केमिकल निकलता है जिसे बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन केमिकल की वजह से ही हमारे स्किन का कलर जो है या तो ब्राउन होता है या ब्लैक होता है या मिक्स होता है। जो भी हमको नेचुरल प्रकृति से जो रंग मिलता है वो मेलेनोसाइट के कारण मिलता है। मेलेनोसाइट जो है, जैसे हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रदेश अफ्रीका वगैरह में निग्रो वगैरह रहते हैं, उनके अंदर ये मेलानिन केमिकल ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। और इसी को हम अगर दूसरे कई और देशों में देखें तो ये जो है, जैसे अमेरिका है, यूके है, तो वहाँ पर इस ये कम उन लोगों की शरीर में पाया जाता है, इससे वो लोग ज़्यादा भूरे या सफ़ेद दिखाई देते हैं। इसका मैं पिक्चर आपको एक शेयर करता हूँ तो अंडरस्टैंड, हाँ ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, शेयर करेंगे, शेयर स्क्रीन। पिक्चर दिख रही क्या? यस सर। हाँ, ओके। यहाँ पर आप देखिए, मेरा जहाँ कर्सर है, ये यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स के ठीक ऊपर जो है मेलेनोसाइट कोशिकाएं हैं, और इनसे ये ड्रॉप्स के फॉर्म में मेलेनिन निकल रहा है, यहाँ पर देखें आप। तो इस एरिया का जो कलर है वो अलग है। और दूसरा यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा आगे कॉर्नर पे, यहाँ पर मेलेनोसाइट ही सेल खत्म हो चुकी है, तो उसके खत्म होने का यहाँ मेलेनिन ही नहीं बन रहा है। तो जब सेल ही नहीं होगी तो मेलानिन बनेगा नहीं, और उस एरिया में जो है वाइटनेस आ जाएगी, एकदम अंडे की सफेदी की तरह वाइट हो जाता है वो, ये चीज। तो ये पूरा खेल जो है मेलेनोसाइट का ही है। यहाँ नीचे भी लिखा हुआ डिसअपियरेंस ऑफ मेलेनोसाइट एंड इंटरप्शन द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन।
तो ये बीमारी को तभी ठीक किया जा सकता है जब मेलेनोसाइट कोशिकाएं हो और दूसरा वो अपना मेलानिन का प्रोडक्शन करें, तभी ये बीमारी ठीक हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं। चाहे तो इसकी आप वैसे आपको नोट्स दे दूंगा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ये पिक्चर का भी ले सकता है कोई। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो जिस एरिया में हमारी स्किन का रंग खो जाता है, यानी नॉर्मल रंग से उसको जो है सफेद हो जाती है, उस एरिया में छोटे छोटे अगर जो आपको हिस्से दिखते हैं तो उनको मेडिकल साइंस में एक नाम दिया है। मैं आपके सामने एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर रखता हूँ, इसके वो शेयर करूंगा, देखिए। पिक्चर शेयर स्क्रीन, हाँ, पिक्चर आ गया आपके सामने। यस सर। यस, ओके। तो ये पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर जो इसके चीक्स पे जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं ना, ये स्पॉट्स को मैक्यूल्स बोला जाता है, मैक्यूल्स। और ये जो बड़ा पैची एरिया है, जैसे इसके फोरहेड पर है, माउथ के आसपास है, इसको हम पैच बोलते हैं। ये हो गया मैक्यूल्स, ये हो गया पैच। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर का है मैक्यूल्स, तो उसे हम मैक्यूल्स कहते हैं। जो भी कहीं भी छोटे छोटे धब्बे हैं, अगर वो छोटा होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा, तो उसे मैक्यूल्स कहेंगे। अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो उसे हम पैच कहते हैं। और यही पैच जब बालों में हो जाते हैं तो ये बालों के कलर को भी सफेद कर देते हैं। तो पहली प्राइमरी स्टेज में ये मैक्यूल्स बनेंगे, बाद में यही आगे जाके पैच में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो ये बीमारी कब आती है कि जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की मेलेनोसाइट, जो कि चमड़ी के सेल हैं, उनको उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक दे, या किसी कारण से वो जो है अपना बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाए, तो यह जो है मेलानिन की कमी से ये बीमारी आ जाती है। और ये जो कोशिकाएं हैं औरतों और मर्दों में बराबर ही होती हैं, ऐसा नहीं किसी में कम किसी में ज्यादा। किन लोगों को ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है? तो ऐसे लोग जिनको एनीमिया हो, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो, सोराइसिस हो, थायराइड है, या रूमेटाइड अर्थराइटिस है, और दूसरी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो भी हैं, उन लोगों को इस चीज का खतरा ज्यादा होता है। दुनिया की 1% आबादी इस बीमारी से ग्रसित है। तो शुरू शुरू में जब ये मैक्यूल बनते हैं तो ये कहाँ से शुरू होते हैं? अपने हाथों से, उंगलियों के पास से शुरू होंगे, चेहरों पर, पैरों में, पैरों की उंगलियों से शुरू हो सकते हैं, या पैरों में एंकल के पास शुरू हो सकते हैं। किसी किसी को ये नाक से भी शुरू हो सकते हैं, और जेनिटल्स जो होते हैं वहां से भी शुरू हो सकता है। आंखों और कान के अंदरूनी हिस्सों से ये तेजी से फैलना शुरू होते हैं। तो ये मैक्यूल्स, पैचेस जो है वो भी बड़ी तेजी से फैलते हैं, और ये सालों साल रह सकते हैं, 2 साल 3 साल, या उससे भी ज्यादा, हमेशा के लिए भी हो सकते हैं। जो मैक्यूल होते हैं वो अपनी जगह से शिफ्ट होते हैं और समय के अनुसार बदलते हैं, और ये जल्दी ठीक भी नहीं होते। तो इनके कुछ टाइप हैं, वो मैं टाइप बताता हूँ, आप लिख सकते हैं उनको। जैसे कि जनरलाइज्ड विटिलिगो, ये शरीर में बहुत से हिस्से में मैक्यूल्स के रूप में होते हैं। दूसरा है सेगमेंटल विटिलिगो। इस तरीके का विटिलिगो क्या है? ये बॉडी के एक हिस्से को अफेक्ट करता है, जैसे हाथ, पैर, या किसी एक हिस्से को।
ये सिर्फ उसी हिस्से में रहेगा, ये आगे फैलेगा नहीं, सेगमेंटल विटिलिगो। तीसरा है म्यूकोशल विटिलिगो। म्यूकोशल विटिलिगो आप इसके नाम से ही जैसे समझ सकते हैं कि म्यूकोशा, म्यूकोशा में म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये मोस्टली हमारे मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और जेनिटल्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस जगह को अफेक्ट करते हैं, तो इसको म्यूकोशल विटिलिगो कहा जाता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है फोकल विटिलिगो। ये एक रेयर टाइप का विटिलिगो होता है और इसमें छोटा सा मैक्यूल एक छोटे से एरिया में डेवलप हो जाता है और जो 1 से 2 साल तक कहीं भी अन्य जगह पे नहीं फैलता है, ये फिक्स वहीं पे रहता है, ये आगे स्प्रेड नहीं होता है। पांचवा आता है ट्राइकोम विटिलिगो। इसकी स्पेलिंग है TRICHOME, ट्राइकोम विटिलिगो। तो इसमें चमड़ी का रंग नॉर्मल स्किन कलर से सफेद हो जाता है और आखिर में जो आता है यूनिवर्सल विटिलिगो। यूनिवर्सल विटिलिगो ये हमारे शरीर के 80% तक की चमड़ी को प्रभावित कर सकता है। यानी कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनका 80 से 90% तक पूरा शरीर ही जो है वो सफेद हो जाता है। तो ये यूनिवर्सल विटिलिगो है जिससे ज्यादातर दुनिया जो है पीड़ित है। अच्छा, कुछ नोट्स है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो थोड़ी मेडिकल साइंस से थोड़ी अलग होगी पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट वगैरह देखेंगे तो आपको ये पेशेंट के साथ शेयर जरूर से जरूर करना है, तो जल्दी ठीक होने के लिए ये बहुत जरूरी है। अक्सर विटिलिगो देखा जाता है कि जो लोग मछली और दूध अगर साथ में ले लिया, जिन लोगों ने, या फिर मछली खाने के बाद दूध पी लिया है ऐसे लोग, या फिर जो लोग खटाई के साथ दूध ले लेते हैं या नमकीन चीज खा रहे हैं उसके साथ दूध ले लिया, उन लोगों में विटिलिगो आने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है, विटिलिगो है या नहीं इसको चेक करने के लिए डॉक्टर एक चेकअप करते हैं कि जहां पर भी पैच होता है उस पैच पर एक सुई से प्रिक करते हैं। सुई से प्रिक करने पर अगर वहां खून निकल आया तो समझेंगे कि वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो वहां पर ब्लड निकलने की जगह वहां से कुछ पानी जैसा कुछ निकला तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे शरीर में फैल चुका है और वो ठीक नहीं होगा। ये चीज भी आप जो है ध्यान में रख सकते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्लास ठीक चल रही है? सब लोग एक बार ऐसे बता दीजिए तो मुझे पता चलेगा कि क्लास ठीक चल रही है और आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। Sir ji, Sir ji, one request is there. हाँ जी। One of my friends, she's there in the group. Her name is Arpita. She wants to join. So if you can. ओके, उनको भेजिए, Send her लिंक लिंक पर क्लिक link करें। भेज दी। Thank you. हाँ मैं लिंक भेज देती ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बावर्ची होता है, बावर्ची, बहुत सारे लोग जानते होंगे बावर्ची। ये एक आयुर्वेदिक पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्म में मिलती है ये। तो बावर्ची का पाउडर लेना है और हमें जितनी मात्रा में उसका पेस्ट बनाना है तो उतनी मात्रा में लेना है और उसके साथ गऊ अर्क, गऊ का अर्क मिलता है
तो उसमें पानी मिला लेना थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा कंसंट्रेटेड रहता है। तो गौ अर्क को लेकर बावर्ची के पाउडर में मिला लेना है और उसको फिर पेस्ट बना लें। और जहां जहां पर मैक्यूल्स या पैचेस हैं, उस जगह पे आपको पहले उस सुबह सुबह उसको आप लगा लीजिए और धूप में बैठ जाना है कम से कम आधे घंटा। ये आप लिख लीजिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। तो बाकी मैं नोट्स सभी को भी दूंगा, जितने भी लोगों ने यस लिख के मुझे भेजा था उन सबको दूंगा नोट्स। तो अगर कुछ मिस हो जाएगा तो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये हो गया बावर्ची का पाउडर। दूसरा है कि रात के समय में पानी, थोड़ा पानी लगा के ये पैचेस के ऊपर, मैक्यूल्स के ऊपर गाय का घी अप्लाई कर लें। इससे भी जो है ठीक होने में काफी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। डेली जो है एक अंजीर और 2 हरी इलायची खाली पेट सुबह सुबह खा लेनी है एक साथ। ठीक है। एक अंजीर, 2 हरी इलायची, छोटी वाली जो ग्रीन कलर की आती है ना, वो आपको लेनी है और सुबह सुबह खाली पेट एक साथ खा लेना है। ये आपको थोड़ा लंबे समय तक लेना पड़ेगा, करीब करीब 1 से 2 साल तक। और ये आजमाया हुआ है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ। एक बच्ची को ये ट्रीटमेंट दिया, मतलब ये प्रयोग किया था ट्रीटमेंट के साथ में, एक अंजीर 2 इलायची। उस बच्ची को उसकी माँ ने 2-3 साल तक ट्रीटमेंट दिया और वो बच्ची 100% ठीक हो चुकी है, ल्यूकोडर्मा हो या विटिलिगो जो भी है। अच्छा, इसमें कुछ बातों का थोड़ा ध्यान रखना है ऐसे मरीजों को, कि शरीर पे कोई भी साबुन का प्रयोग नहीं करें, जो केमिकल वाली चीजें रहती हैं। साबुन है, परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, ऐसी चीजों का यूज नहीं करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर पर नहाने से पहले 1 कटोरी दूध से मालिश करें और फिर थोड़ी देर बाद नहा सकते हैं। नेक्स्ट आगे। इस बीमारी के जो पेशेंट होते हैं उन्हें अक्सर देखा गया है कि मोशन में म्यूकस आता है। तो हमें उसको ठीक करने के लिए 5 पेन, 5 पेन 3 म्यूकस 5 लीवर × 3 देना है, जो हम अन्य ट्रीटमेंट के साथ देंगे। 5 पेन 3 म्यूकस 5 लीवर × 3। और हफ्ते में 3 से 4 बार ईसब घोल, रात को 2 चम्मच लेना है और पानी मिला के ईसब घोल की जो भूसी आती है वो ले लेंगे। तो इससे क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन कई जगह से हट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसको बनाने के लिए ईसब घोल बहुत अच्छा काम करता है। बाकी हमारा म्यूकस पॉइंट तो है ही। ठीक है, ये थोड़ी जानकारी हुई। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी का टिश्यू के संबंध में क्या विचार था, थोड़ा वो मैं शेयर करूंगा कि गुरुजी की एक अनोखी सोच इस बारे में क्या कहती है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के 13वें दिन नामकरण संस्कार होता है। इसका कारण यह है कि 13 दिन तक जो बच्चे का जो मांस है, टिश्यू है उसके, वो माँ के हैं। वो 13 दिन के बाद जो है टिश्यू बदल जाते हैं और वो फिर वो ओरिजिनल बच्चे के टिश्यू कहलाने लगते हैं। तो ये जो बदलने की प्रक्रिया है, आप देखते हैं बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो अलग ही तरह का दिखता है, लेकिन 13 दिन के बाद उसकी स्किन का कलर भी बदल जाता है।
तो ये क्या है, मसल जो है रिप्लेस हो रहे हैं बच्चे के। तो 13 दिन बाद उसका नामकरण संस्कार होता है। इसका मतलब कि अब वो शरीर उस बच्चे का है। उसके पहले तक जो शरीर था वो माता के टिश्यू थे, मजल थे, इस तरीके से। तो नॉर्मली हमारी जिंदगी में हमेशा 13 दिन के बाद दूसरी सेल जगह ले लेती हैं स्किन में। स्किन में मजल्स के अंदर जो है वो रिप्लेस हो जाती है स्किन। लेकिन ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो में क्या होता है कि ये 13 दिन का टाइम स्ट्रेच होकर 35 दिन का हो जाता है। यानी उसको 13 दिन में रिप्लेस हो जाना चाहिए सेल को, पर वो 13 दिन में ना होके वो 35 दिन में होगा। तो जो बीच का जो टाइम है, फिर वो क्या होगा, वो वहां पे मेलानिन आना चाहिए, मेलानिन नहीं आ पाता है, तो जो है वो वाइट हो जाता है, वो एरिया वाइट दिखने लगता है। इसी वजह से जो है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। एक तो रिप्लेस हो जाना चाहिए उसको टाइम से, और दूसरा क्या है, मेलानिन जो केमिकल है वो उसके अंदर रिलीज नहीं होता है। तो इस वजह से जो है वाइट पैचेस या मैक्यूल्स हमें ऐसे लोगों की बॉडी में दिखने लगते हैं। न्यूरोथेरेपी में वेटरन्यूगोल के साथ, वेटरन्यूगोल ट्रीटमेंट देते हैं स्किन के लिए, हम सभी जानते हैं इस बात को। तो वेटरन्यूगोल तो देना है, पर उसके साथ हमें 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली इंटू 2 देना है, जो कि हम मसल बनाने के लिए, टिश्यू बनाने के लिए देते हैं। इसका ध्यान रखें। बेटानिगोल के साथ 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली इंटू 2। तो इससे क्या होगा, बेटानिगोल और 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली से तो नए सेल जो है बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम कोई भी ऑर्गन को फॉर्मेशन करना हो, कार्टिलेज को डेवलप करना हो, टेंडन्स को या टिश्यू को, जो भी है, तो हम बेटानिगोल फॉर्मूला ही देते हैं। और ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम में जो न्यूरोथेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बनने वाला बाइल, ये हमारी स्किन की देखभाल करता है, जिसमें लिसिथिन वगैरह और भी कई तरह के केमिकल रहते हैं। अच्छा, इस तरीके के मरीज, इनको मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार से टोटल परहेज करना है। बाजार के जो चाइनीज फास्ट फूड, कोको कोला, पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, मैदा, मछली, इनसे टोटल परहेज करना है। ये करेंगे तभी ठीक होंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम रिपीट हो जाएगी उसको। ठीक होना है तो परहेज करना ही पड़ेगा। एक मिनट। एक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये परहेज करने के साथ साथ जो बावर्ची का प्रयोग मैंने बताया है वो तो कंटिन्यू करना ही है ऐसे पेशेंट को। और ये जो बावर्ची वाला फॉर्मूला है, ये कई सालों से आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर यूज करते हैं। खट्टी चीजों से, लाल मिर्च से और अचार का पूरा प्रयोग बंद कर देना है। लाल मिर्च नहीं खानी है, खट्टी चीजें नहीं खानी है, और अचार जैसी जो भी एसिडिक चीजें हैं वो नहीं खानी। ओके, अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। ट्रीटमेंट आपको मैं बता देता हूँ, जो कि हमारी न्यूरोथेरेपी की एक बुक से लिए मैंने। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग लिख लें। ये ट्रीटमेंट जो है A B C और D 4 तरीके से हैं, और हर एक ट्रीटमेंट 4 दिन देना है। उसके बाद नेक्स्ट बी के ट्रीटमेंट आ जाएंगे, वो 4 दिन देंगे। फिर नेक्स्ट सी के ट्रीटमेंट आएंगे, वो 4 दिन देंगे। इस तरीके से ये रिपीट होगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। उसके साथ आपको डाइजेशन पेशेंट का क्लियर करना है। इस सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी, हमारे एब्डोमेन के पेन पॉइंट क्लियर करना। उसके बाद ही टारगेट ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। पहली चीज, पेशेंट को जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगा। इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी, 1 साल भी। लॉन्ग ट्रीटमेंट रहता है ऐसी बीमारी का, क्योंकि ये बॉडी का सिस्टम कमजोर होने के कारण ये बीमारियां आती हैं।
इसकी स्क्रीन शेयर मैं अभी करता हूँ आपको। ये ट्रीटमेंट है, आप लिख लें। फर्स्ट ए है, ये 4 डेज के लिए। स्क्रीन शेयर हो गया शायद। यस सर। ओके, लिख लीजिए ट्रीटमेंट। ये ए और बी के फॉर्मूले हैं, फिर सी और डी के नेक्स्ट उस पर करता हूँ। सभी ने लिख लिए फॉर्मूले? नेक्स्ट सी और डी के फॉर्मूले। ये टारगेट ट्रीटमेंट है, बाकी आपको डाइजेशन के ट्रीटमेंट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और ये जो रेफरेंस लिया है, ये हम एक न्यूरोथेरेपी की बुक है सिक टू फिट, उसमें से ये फॉर्मूले आए हैं। किसी ने लिखा है ये बुक हमें भी चाहिए, तो ये जो बुक है आप इसके लिए एलिमेंट्री आरटीआई जो राम गोपाल परिहार जी हैं, तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये बुक एलिमेंट्री आरटीआई से ही उन्होंने फॉर्मूले कलेक्शन करके ये एक बुक बनाई है, वहाँ से आप ये बुक भी ले सकते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें आपको सभी को पता है कि भाई हमें मेनली तो लीवर है, 1 पॉइंट लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इन्हीं को ही एक्टिवेट करना पड़ेगा, उनका जो भी सिस्टम है उसको उकसाने के लिए। लिख लिए सभी ने?
तो अभी हम इसके बाद आप एक सेशन आप जो भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, उसके लिए अनम्यूट कर देता हूँ आपको। ठीक है। हाँ, अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अपना अनम्यूट कर लीजिए और एक एक कर। हाँ सर, एक शुरू में आपने बताया कि जिसकी स्किन के नीचे सुई मारने से ब्लड नहीं आता है तो उसका इलाज संभव नहीं है, ऐसा आपने बोला था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी तो फिर क्या क्या उसका इलाज हो सकता है क्या? देखो, अभी तक हमने इस चीज़ को ट्राई तो नहीं किया है, पर ये एक जानकारी है। तो हमें ये कुछ चीज़ें क्या है, ट्राई करके ही देखनी पड़ेंगी कि अगर ऐसे पेशेंट को भी हमने ठीक कर दिया। मोस्टली तो यही कहा जाता है, डॉक्टर्स का यही कहना है कि भाई जो सेल डेड ही हो गई है तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। लेकिन न्यूरोथेरेपी में कुछ ऐसे मिरेकल्स भी हुए हैं। एक पेशेंट थी औरंगाबाद की, जब हम एकेडमी में थे तब वो पेशेंट आश्रम में आई थी। तो वो 12 साल बेड रिडन पेशेंट थी। तो ऐसा कहते हैं कि 2 साल तक कोई टिश्यू काम ना करे तो वो डेड हो जाता है। पर उस पेशेंट में भी सेंसेशन आ गया था। तो ये हमें ट्रीटमेंट ट्राई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी न्यूरोथेरेपी में बहुत कुछ रिसर्च बाकी है, और आप सभी लोग जब ट्राई करेंगे तो नई रिसर्च और सामने आएगी, है ना। नेक्स्ट कोई और कुछ पूछना चाहता है? सर जी, सेंसेशन तो है, तो ठीक जी। हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, अगर सेंसेशन है, वहां पे ब्लड निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ सर्कुलेशन तो प्रॉपर है। सेंसेशन का मतलब है कि वहाँ नर्व्स भी है, जी। तो वो रिकवर हो सकती है। लेकिन उसने तो मेरी पेशेंट ने पूरा लास्ट मीन्स कोविड के टाइम से ना पूरा वीगन गए थे। मतलब शी वाज ऑन जूसेस एंड फ्रूट्स ओनली फॉर क्वाइट सम टाइम, जी and oil free and no non-veg, nothing was there. So जी। how come this happened? And she has been very active, doesn't look like she can have any problems. ये कई बार क्या है, केमिकल के एक्सपोजर से भी हो सकता है ये। केमिकल्स भी देखो, वो ज्यादा मेकअप वगैरह नहीं करते हैं। है ना। बाकी रहा सोप, तो सोप में थोड़ा बहुत केमिकल्स हो सकते हैं। हाँ वही है, She किसी uses किसी the की best of, ओवर सेंसिटिव बॉडी रहती है ना, तो किसी को ये चीजें जल्दी अफेक्ट करती हैं। जी, soap भी like she uses best of like Dove and all. जी जी जी। Mm. So it is surprising. Even she was surprised, like how could it happen to her? ये हो सकता है। देखो अभी हम देख रहे हैं कई लोगों को आफ्टर कोविड के बाद ऑटो इम्यून प्रॉब्लम बहुत इजीली हो जा रहा है। तो हमारी इम्यून सेल्स जो है, हमारी बॉडी की सेल्स को अटैक करने लगती है। और ये बहुत ऐसा होगा, कोई भी छोटा सा भी इन्फेक्शन हुआ तो हमारे अंदर सीधा स्टॉर्म आ जाता है इनका, साइटोकाइंस का, या हम देखें इम्यून सेल्स जो है ओवर रिएक्शन करने लगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उनको ये चीज दिखती नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन उनको कुछ कभी एक्सीडेंट नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं, कभी जी भी नहीं, जी। फिर तो भी। ओके, तो मुझे लगता है इनको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से, या जेनेटिकली भी कुछ हो सकता है। वो हमें हिस्ट्री लेनी पड़ेगी प्रॉपर उनकी। तो वो नहीं कह रहे कि उनके घर में कभी उसने सुना है कि कभी किसी को हुआ हम्म, था, लेकिन अभी जी। बहुत पहले किसी को हुआ था, छुपाया होगा या क्या, वो तो पता हाँ वो नहीं। हम नहीं कह सकते ना, ये हाँ, चीज। तो she is the first person in the family, like she believes. जी। और पहले तो लोगों को जब ये प्रॉब्लम आती है तो वो बताते ही नहीं कि भाई उनको प्रॉब्लम, क्योंकि ये कई बार अंदर से शुरू होती है आपके, मान लीजिए जेनिटल से शुरू हो जाए ये बीमारी, या फिर स्टमक के एरिया से शुरू हो जाए। तो वो बीमारी तो हो जाती है, पर हम छुपा लेते हैं पेशेंट वगैरह। तो इस वजह से भी वो आगे एक्सपोज नहीं हो पाते, और बताने से शर्माते भी हैं। कई लोगों को ये प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस भी नहीं करते हैं। राइट, लेकिन अभी थोड़ा सा ही है, 3 महीने से, 2-3 महीने से थोड़ा कुछ सा है तो रिकवर बड़ा हो नहीं, जाएगा। बड़ा नहीं है, जी वही रुका है। जी। एंड शी इज टेकिंग होम्योपैथी मेडिसिन एंड शी इज टेकिंग दिस ट्रीटमेंट्स। हाँ और नाउ कुछ आई विल स्टार्ट, शैल आई स्टार्ट विथ योर ट्रीटमेंट ना? जी जी जी। तो इसमें कुछ रेमेडी जो मैंने बताई है वो भी साथ में अप्लाई करें, खासकर ये एक अंजीर और 2 इलायची जो है, जी
वो भी आप शुरू करें। नेक्स्ट कोई और? थैंक यू। वेलकम मैडम। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ऑटो इम्यून कंडीशन में इतने वेराइटीज कैसे आ सकते हैं सर? मतलब कैसे पता चलता है कि किसको कहाँ पे इफेक्ट होगा? ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जो है, देखो इम्यून सेल्स और ब्लड हर जगह सर्कुलेट हो रहा है। तो ये सेल्स जहाँ पर हमारी बॉडी का जो भी कमजोर हिस्सा है, वहां पर जब वो सेल जाएगी और अटैक करेगी तो वो पहले प्रभावित होगा। जैसे मान लो हमारे शरीर में इम्यून सेल्स है, वो तो सभी जगह जा रही है। अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग है तो उसका असर उतना नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हिस्सा कमजोर है, फॉर एग्जाम्पल किसी का पुअर डाइजेशन है, उसको जो बार बार बाहर का खाना खाता है, तो अगर वो सेल पेनक्रियास के ऊपर जाके अटैक करती है हमारी इम्यून सेल, तो उस आदमी को डायबिटीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं और उसको डायबिटीज हो भी जाती है। और डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसीज भी है। सेम इसी तरह से जब किसी के लंग्स वीक हों तो उसको इजीली जो है इम्यून सेल्स वहां जाके अटैक करेगी और उसको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही सेल्स जब हमारे हार्ट में जाएगी तो हार्ट को वीक करेगी, जिससे सांस लेने में तकलीफ होना, जल्दी थक जाना, इस तरीके की। और यही सेल्स अगर इंटेस्टाइन में जाएगी तो आईबीएस का कारण बनती है। तो ये जो भी है हमारा कमजोर हिस्से को देखेंगे, तो शरीर में जो भी कमजोर हिस्सा होगा वहां पर अटैक करेगी और उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हमें आती है। ऐसा नहीं है कि, हाँ कुछ लोगों का क्या है कि सारा शरीर ही अगर कमजोर हो, शरीर में वीकनेस रहती है, जो भी चीज है, तो ऐसे लोगों को फिर अर्थराइटिस या जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम है, मस्कुलर पेन है, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनमें एक खास तरह का मसल्स का पेन होता है। तो वो भी जो है मायोपैथीज वगैरह हैं, तो उनमें भी ऑटो इम्यूनिटी के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आती है। सर एक और पूछना था सर। जी जैसे अभी आयुर्वेद में अपना बॉडी पंचभूत से बोलते हैं ना, 5 एलिमेंट्स। जी। तो क्या हम 5 एलिमेंट से भी अपने अलग अलग कंडीशंस को कोरिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल। जो हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आगे बोलिए, कंटिन्यू। क्योंकि आपके बॉडी में जिस एलिमेंट का इम्बैलेंस है तो उस हिसाब से आपके बॉडी में उसका प्रभाव जहाँ पे रहता है वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बिल्कुल। राइट। हम्म, ओके। बिल्कुल हो सकता और स्किन का कनेक्शन एयर से है, है। जी तो सोच रहा था मैं, तो आई एम थिंकिंग कि कुछ हाँ, कनेक्शन बन सकता है क्या? इसमें एक चीज ये रहती है, जैसे हमारा बॉडी अगर पित्त प्रधान हो, है ना, थोड़ा सा हम न्यूरोथेरेपी से उसमें जा रहे हैं आयुर्वेद में, लेकिन वापस टॉपिक पे लौटेंगे। तो अगर हमारा बॉडी अगर जैसे पित्त प्रधान है, तो उसका मतलब है कि बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है। फायर एलिमेंट के साथ अगर एयर एलिमेंट हम मिला देंगे तो वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा कि उनके जॉइंट्स में पेन होगा, मस्कुलर पेन आएगा, बर्निंग सेंसेशन होगी होल बॉडी में, या फिर जिस एरिया में वो एयर जाएगी उस एरिया में बर्निंग सेंसेशन होगा। जैसे फीट में गया तो फीट में, अगर सर में चला गया तो सर में हीट फील होगी। इस तरीके से तो फायर एलिमेंट के साथ अगर एयर एलिमेंट मिलेगा तो ये हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है और ये बहुत खतरनाक भी होता है, शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आता है। इसीलिए जो हम बोलते हैं ना कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, वो इसीलिए है कि थोड़ा हमारा फायर एलिमेंट भी बैलेंस रहे। या पित्त वाली चीज़ें कम खाएं, या तीखी चीज़ें कम खाएं, क्योंकि जो भी तीखी चीज़ें हैं वो सभी जो है पित्त को बढ़ाती हैं, है ना। मसालेदार चीज़ें ये सब पित्त प्रधान होती हैं। ठीक है। सर जी, कैसे पता हो कि ऑटो इम्यून डिजीजेस है? इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, उसमें डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सब देखना पड़ेगा। ओके, बिकॉज क्योंकि कभी बुखार भी नहीं होता, कभी कोई इशू हुआ ही नहीं, जी तो दिस वाज शॉकिंग। हाँ, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, अच्छा। तो उससे पता चलेगा। ओके। अगर ऑटो इम्यून डिजीज के लिए कोई ये है क्या ट्रीटमेंट्स? ऑटो इम्यून डिसीज के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। आप तो बेसिकली ठीक है। ट्रीटमेंट, आप जैसे किसी भी चीज़ की हाइपर एक्टिविटी को अगर हमें रोकना है तो आप सभी को पता है क्या देते हैं, 2 पेन × 6। ओके। ओके। तो किसी पहली प्राइमरी चीज़ यही है कि
कोई भी सेल हो उसकी हाइपर एक्टिविटी को ये रोकेगा। दूसरा, अच्छा। अगर ब्लड में किसी भी सेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको अगर हमें कम करना है तो हम कहाँ से उसको बाहर निकालेंगे? किडनी से। तो किडनी क्लियर ट्रीटमेंट। और ओके। थाइमस को कौन सप्रेस करता है, कौन बताएगा? एडिकुलर ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड। तो 6 ADR/3 या इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट। ओके, इस इन्फ्लेमेशन। तरीके। तो सर जी, वन लेडी इज देयर, उसका राइट साइड में थोड़ा सा ना फुल बॉडी ऐसा लगता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ज्यादा हम बड़ा। पेशेंट का डिस्कशन दूसरे उसमें रख सकते हैं, एक्चुअली हम जी यहाँ जी। अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। ओके किसी ओके। और को अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। सर इसमें जो आपने ट्रीटमेंट बताया बिटर प्लस ल्यूगॉल, जी, उसको प्लस करके ये फार्मूले देने हैं ABCD में से जो ये 4 दिन के टारगेट लिए हैं। ट्रीटमेंट है, ये टारगेट वो ट्रीटमेंट तो है। मेरे बिटर प्लस ल्यूगॉल मेन है। हाँ, आप वेटरिंगोल देंगे उसको, उसके साथ 7 लिवर चेस्ट ओनली देंगे। उसके पहले भी उसका आपको डाइजेशन क्लियर करना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना है उसको, है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी वही है। लेकिन इसको ना थाइमस आपने ब्लॉक कर देना है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है। ये चीज विशेष ध्यान रखनी है, थाइमस नहीं देना, स्प्लीन नहीं देना, जिससे भी जो है इम्यून सेल्स और हाइपर हो। तो जो इसमें वही रहेगा कि आपको जो क्या नहीं देना है, तो वो नहीं देना है जिससे कि ऑटो इम्यून सेल्स और ज़्यादा बढ़ जाए या जो ऑटो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो थाइमस हो गया, लिम्फ हो गया, है ना, आर्म पिट हो गया, स्प्लीन हो गया, टोंटी हो गया। ये ऐसे जो चीज़ें हैं जो इम्यून सेल को और ज़्यादा हाइपर कर दें या ऑटो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो आप नहीं देंगे। बाकी के आप दे सकते हैं। बेसिक सर ये जो मेरा ट्रीटमेंट ओल्ड यूडीएफ लार्ज फोलिक ब्लैक है, कोडाइक्विना है, 1 पॉइंट लीवर/6 है, एसिड ट्रीटमेंट है, ये सब भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो हम उसको डायबिटीज के ट्रीटमेंट भी देंगे। सर ये लेनस प्लेटलेट्स के लिए बता दूं। कैसा जी? सर ये जो नेल्सन प्लेटलेट्स मैंने आपको मैसेज करा है सर, एक बार देख लीजिए। सर मैं इस मुझे वर्ड समझ को में नहीं बोलने आ रहा में है आपकी वॉइस, आप क्या बोल रहे हैं? लिचेन प्लानस। सर हाँ लेकिन इसके प्लेनेस बारे के में। लिए हम टॉपिक बाद में रखेंगे, अभी हम अपने टॉपिक पर ही रहें। अगर ओके इससे ओके रिलेटेड सर। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अभी यहाँ पे क्लास एंड करेंगे। सर क्या विटिलिगो हेरिडिटरी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, क्लास एंड करें। थैंक सर यू। क्लास बहुत अच्छी थी आज की। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया सर। ठीक है। बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट हमारे सीनियर्स हैं, पर बहुत मुझे अच्छा लगता क्लास। है कि है सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे जिसपे हम डिस्कशन करेंगे और ट्रीटमेंट भी शेयर करेंगे आपके साथ। सर और जो मेरे को ना, मैं आपको ना पर्सनल एक मैसेज करूँगा सर, ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जो अभी एक बीमारी जो मैं पूछ रहा ठीक है, था। ठीक है, उसका भी ट्रीटमेंट है, मैंने देखी है वो बीमारी लाइकन प्लेनस। आप पर्सनली बाद में भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है। हाँ जी सर, एक ना सर इसकी भी क्लास रखिएगा सर, मेरे पास ना बहुत सारे पेशेंट ना इस चीज़ के आ रहे हैं, और काफ़ी चीज़ मैंने पर देखी भी है पर समझ नहीं आता। ठीक है जी। ठीक है, ओके नेक्स्ट सर। लेक्चर में मिलेंगे। आप सभी को नमस्ते, गुरुजी को प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक थैंक यू सो मच यू। सर। थैंक यू।